नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की हम इस वीडियो में दोस्तों यूपी टेट प्राइमरी लेवल का जो क्लास 1 से 5 तक का 2018 का जो पेपर हुआ था, आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को डिटेल से अध्ययन करेंगे और इससे समेत कुछ भविष्य में आने वाले यूपी टेट 2021 और सी टेट 2021 में जो क्वेश्चन होंगे उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो चलिए, हमने इसका 2019 का भी पेपर सॉल्व कराया है, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के हम लगातार जो प्रीवियस ईयर के पेपर कराते रहेंगे, आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 121 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 जून, लेकिन हम इसके बारे में और भी डिटेल ले लेते हैं। देखिए 1972 में स्वीडन की राजधानी जो स्टॉकहोम है, वहाँ पे 72 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और वहाँ पे ये निर्णय लिया गया था कि अब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो भाई 72 में तो निर्णय लिया गया, तो पहला जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था प्रथम स्तर पे, वो मनाया गया था 73 में। तो आप याद रखिएगा, 72 में डिसीजन लिया गया और 73 में पहली बार मनाया गया था। और जब कोई ऐतिहासिक शुरुआत होती है तो हमें उसकी थीम भी पता होनी चाहिए। तो क्या थीम थी? ओनली वन अर्थ, यानी केवल एक पृथ्वी। अर्थात यह एक सिंबल दिया गया था कि हमारे पास जीवन जीने के लिए केवल एक पृथ्वी है, इसलिए आप इसका दोहन उस मात्रा में करें जिस मात्रा से हम भविष्य में भी इसे सुरक्षित रख सकें। और 2020 की अगर हम थीम की बात करते हैं तो 2020 में बायोडायवर्सिटी थीम थी, 2019 में एयर पॉल्यूशन थीम थी और 2019 में हमारे भारत ने चीन ने इसकी मेजबानी की थी और 2018 में भारत ने मेजबानी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एमएस स्वामीनाथन की अगर हम बात करते हैं तो आप इनके नाम से भी परिचित होंगे। एमएस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक हैं। इन्होंने भारतीय जो अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसमें एमएस स्वामीनाथन का एक अतुलनीय योगदान रहा है। इनका जन्म 1925 में तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 25 में तमिलनाडु में। और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, अर्थात फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। और इन्होंने 72 से 79 तक इंडियन काउंसिल रिसर्च एग्रीकल्चर के डायरेक्टर जनरल की पोस्ट को भी संभाला था और 79 से 80 तक ये कृषि मंत्रालय में मुख्य सचिव भी थे और इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून, अर्थात उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होती है तो हरे पौधे किसे सोखते हैं, यानी वायुमंडल से वो किस चीज को ऑब्जर्व करते हैं? ऑप्शन है आपके हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो आप नाइट्रोजन कट कर सकते हैं, हीलियम कट कर सकते हैं। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। तो देखिए, भोजन बनाते समय वो सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं, जड़ों से जो है कि खनिज तत्व और जल ग्रहण करते हैं, और वायुमंडल से वो सामान्यतः CO2 को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर वो अपने लिए एक भोजन निर्माण करते हैं। और अपने जीवन जीने की शैली में या भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया के दौरान वो ऑक्सीजन का उत्पादन भी करते हैं, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा बनी रहती है और हम लोगों को सांस लेने में आसानी होती है। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है प्रकाश संश्लेषण की, कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जिसमें पौधे के हरे भाग यानी हरित लवक सूर्य से प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और वायु से क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और मृदा से क्या लेते हैं, जल लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि खनिज पदार्थ लेते हैं। इससे मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन को भी जो है कि बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में जो है कि क्या होता है कि वो मिट्टी से जल लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो अपने लिए C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च अर्थात भोजन बनाते हैं, और साथ ही साथ जल भी निकलता है उनसे, और साथ ही साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान बाई प्रोडक्ट के रूप में किसका उत्पादन होता है? तो आप क्या कहोगे? बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 125 को हम देखते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को
अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से जो बचा खुचा जो भोजन होता है या जो खराब हो जाता है, अपशिष्ट हो जाते हैं, उनको कौन खाता है और उसे हम क्या कहते हैं? क्या मृतक भक्षी कहेंगे, मांस भक्षी कहेंगे, शाक भक्षी कहेंगे या रसायन भक्षी? अगर हम मांस भक्षी की बात करते हैं तो ये मांसाहारी होते हैं जो मांस को खाते हैं, और शाक भक्षी का मतलब होता है जो वेजिटेरियन होते हैं, जो हरे वनस्पति पौधे और फल फूल सब्जियां खाते हैं। जो लोग मर जाते हैं या जो मृतक होते हैं, उनको खाने वाले या अपशिष्ट उत्पादों को खाने वालों को हम क्या कहते हैं? मृतक भक्षी कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेट्रीवोरस। ये परपोषी जीव होते हैं जो दूसरे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अर्थात अपना भोज्य पदार्थ क्या बनाते हैं? मृत पौधों को, जंतुओं को या अपशिष्ट उत्पादों से प्राप्त करते हैं। तो अपने लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो पौधे मर जाते हैं, सूख जाते हैं, या जो जंतु जानवर मनुष्य मर जाते हैं, या कुछ अपशिष्ट पदार्थ, उनसे ये प्राप्त करते हैं और उसका ये क्या करते हैं? अपघटन करते जाते हैं, और साथ ही साथ उसमें जो खनिज पदार्थ निकलते हैं वो फिर दोबारा वायुमंडल में, मृदा में एक तरीके से पुनर्चक्रण होता रहता है उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। कह रहा है तप्त भौम जल। अब ध्यान दीजिएगा, तप्त का मतलब क्या होता है? हॉट स्पॉट की बात कर रहा है। भौम जल मतलब जो भूमि के अंतर्गत जल पाया जाता है, उससे किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। देखिए, जल विद्युत ऊर्जा के लिए हमें जल का प्रयोग विद्युत में करना पड़ता है, पवन चक्की के माध्यम से, चाहे किसी भी तरीके से। सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का मतलब जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जिसमें हम यूरेनियम, प्लूटोनियम, इन सब की रिएक्शन जब न्यूट्रॉन से कराते हैं, बमबारी से, तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। चलिए अगला हम प्रश्न पढ़ते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, 16 जो होते हैं, 16 सामान्यतः दक्षिण भारत के वनों को कहा जाता है। जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, विंध्याचल। तो देखिए, अगर भारत के मैं दक्षिण भारत का एक हिस्सा बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से होता है। तो इसको तो हम कहते हैं पश्चिमी घाट और इसको हम कहते हैं पूर्वी घाट। तो जो 16 वन पाए जाते हैं वो सामान्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक और इस एरिया में पाए जाते हैं, अर्थात इसका जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा। देखिए, 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ये प्राय उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 16 घास स्थल वनों को उष्णकटिबंधीय माउंटेन वनों के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात जो पहाड़ों पे उगने वाले जो पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, जब वो दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्रों में उगते हैं ऊंचाई पर, तो उनसे 16 घास स्थल कह देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू में, कुन्नुथकुलम में, कोक्कारेबेलुर में या उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए क्या कह रहा है, नेलापट्टू कहाँ आता है? नेलापट्टू आंध्र प्रदेश में आता है, कुन्नुथकुलम तमिलनाडु में आता है, कोक्कारेबेलुर कर्नाटक में आता है। इसका मतलब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये तीनों ही क्षेत्र में पेलिकन पक्षी का प्रजनन होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं मीना माता रोग। जो मीना माता रोग होता है, ये ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पारा। ठीक है, होता क्या था कि जापान के पास एक मिनीमाता नाम की एक खाड़ी है जो जापान के तट से संबंधित, तो जापान के तटीय क्षेत्र में एक मिनीमाता नाम की एक खाड़ी है जहां पर सामान्यतः इंडस्ट्री के बहुत सारे वेस्टेज को बहाया जाता था, और इंडस्ट्री के वेस्टेज में पारा नाम की भी एक जो धातु होती थी वो भी बह के उस मिनीमाता खाड़ी में चली जाती थी। और जब वहां की मछलियों ने खाना शुरू किया तो उनके अंदर पारा की मात्रा बहुत अधिक होने लगी, और फिर जो जापान के जो मछुआरे थे जो सामान्यतः मिनीमाता खाड़ी के आसपास होते थे, जब उन्होंने उसको खाना शुरू किया तो मनुष्य के अंदर भी मछली से पारे की मात्रा ट्रांसफर होती गई और मनुष्य के अंदर पारे की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में हो गई, जिससे मिनीमाता रोग होने लगा, जिससे उसको जो बीमारी हुई तो उसी को हमने मिनीमाता नाम दे दिया गया। तो मिनीमाता कहाँ से है? जापान की खाड़ी से ये नाम आया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? पारा हो जाएगा। चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं। मिनीमाता रोग जो मरकरी या पारा, जिसका रासायनिक जो बॉन्ड होता है, मतलब सिंबल होता है वो Hg होता है, इसके प्रदूषण से होता है। 1953 में सर्वप्रथम यह रोग जापान में मिनीमाता की खाड़ी, देखिए मिनीमाता की खाड़ी होती है, इसके निकट रहने वाले मछुआरों में देखा गया था।
और पारे की जब उच्च सांद्रता का मतलब बहुत अधिक मात्रा हो जाती है जब किसी मछली में, और जब आप उस मछली को खाएंगे तो बीमार हो जाते हैं लोग। तो मछुआरे बीमार हो गए, जिससे उनकी मांसपेशियां कमजोर हो गई और उनको अंधापन और पक्षाघात का मतलब लकवा मार जाता है जब किसी बॉडी का पार्ट काम नहीं करता, जैसे हाथ काम नहीं करना, पैर का काम नहीं करना, तो ये एक बीमारी हो जाती है और इससे क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इससे व्यक्ति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आप देखेंगे पृथ्वी का अगर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ओजोन लेयर सामान्यतः कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो वो तो पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में। लेकिन जो आपका ये वाले नॉर्थ जोन पे आर्कटिक ओशन पाया जाता है और साउथ वाले जोन पे अंटार्कटिक ओशन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है दोस्तों? अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक जोन पाया जाता है। तो इसी साउथ वाले जोन पर ओजोन परत में एक छिद्र पाया जा रहा है जो सामान्यतः समस्या का एक तरीके से संकेत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव पर जो है कि पाया जाता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अधिकतम ह्रास जो है दक्षिणी ध्रुव पर यानी पृथ्वी के साउथ पोल पर हुआ है और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर यानी किनारा है जिसे अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है और सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल या कभी कभी आपको स्ट्रेटोस्फीयर भी लिख के दे देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है? प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हीरालाल जे कानिया। और अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो 47वें नंबर पे कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, S.A. बोबड़े साहब इस समय हमारे चीफ जस्टिस हैं। और इनका सबसे बड़ा पीठ क्या था, मतलब इम्पॉर्टेंट, जब अयोध्या का वर्डिक्ट आया था यानी अयोध्या का निर्णय आया था नवंबर 2019 में, जिस समय उसके चीफ जस्टिस कौन थे? तो रंजन गोगोई साहब थे। तो उस पीठ में, संवैधानिक पीठ में शरद अरविंद बोबड़े साहब भी शामिल थे। तो आपसे पूछा जा सकता है शरद अरविंद बोबड़े साहब किस महत्वपूर्ण निर्णय में शामिल थे? ठीक है, तो हमने इसको भी देख लिया। चलिए आगे हम चलते हैं। रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक सामान्यतः जो क्या होता है कि जो विलुप्त पक्षी वगैरह होते हैं या जो जनजाति होती है उनकी एक डिटेल रखती है कि कौन वल्नरेबल है, कौन विलुप्त की कंडीशन में है, कौन संकटग्रस्त है। तो फिर उन्हीं कैटेगराइजेशन करने के बाद उनकी सुरक्षा के लिए आयाम अपनाए जाते हैं, उनके लिए सुविधा प्रदान की जाती है। कहीं नेशनल पार्क खोले जाते हैं, कहीं वन्य जीव अभ्यारण्य खोले जाते हैं, कहीं उनके लिए फंड दिया जाता है। तो इसलिए एक रेड डाटा बुक तैयार की जाती है जो सामान्यतः IUCN द्वारा जारी की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलुप्ति के करीब पे जो भी जीव होते हैं उनको बचाने के लिए। तो रेड डाटा बुक जारी की जाती है IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी IUCN की। चलिए क्वेश्चन नंबर 133, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? तो ध्यान दीजिएगा ये 2018 का पेपर है और 2017 में ही रेखा शर्मा को इसका अध्यक्ष चुना गया था जो वर्तमान में भी इस समय स्थापित हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये UPPCS में भी पूछा जा चुका है, UPSC में भी पूछा जा चुका है, बिहार PCS में भी पूछा जा चुका है और आपके UP टेट में भी पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित आप उसकी स्थापना याद कर लीजिएगा, इसकी जो पहली अध्यक्ष थी उसको भी याद कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई जगह ये पेपर में पूछा जा रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आहूत का मतलब होता है बुलाना यानी समन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा तो उसका आंसर होगा कि लोकसभा के स्पीकर साहब करेंगे। लोकसभा के स्पीकर जो है कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन अगर कहा जाएगा कि कौन इसको आहूत करेगा यानी कौन इसको बुलाएगा तो उसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। और वो भी किस आर्टिकल के तहत? तो ये भी ध्यान दीजिएगा,
आर्टिकल 108 के तहत जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति हो जाती है, गतिरोध का मतलब वो बिल किसी न किसी संसद में फंस जाता है सदन में और वो पास नहीं हो पाता है, तब ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, किसी विधेयक का मतलब हो गया यहाँ पे धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये दो महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिस पे इस प्रकार की संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। फिर से रिपीट करता हूँ, संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368 और धन विधेयक आर्टिकल 110, इन दोनों पर संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है, बल्कि ये सामान्य विधेयक पर प्रावधान लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें तो 135 में कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किस में दिए गए हैं, तो ये 9, 6, 3, 4। सामान्यतः रोमन संख्या बच्चों को नहीं समझ में आ पाती है और वो क्वेश्चन को गलत कराते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैं इसको लिख दूँ तो ये 11 है और ये क्या है 9 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है। तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है और साथ ही साथ इसमें 11वीं अनुसूची को भी ऐड किया गया है और पंचायती राज को 28 विषय दिए गए हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 74 संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो देखिए 73 जो अमेंडमेंट था वो तो था आपके पंचायती राज अधिनियम से, जिसने भाग 9 को जोड़ा और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ के 29 विषयों का प्रावधान किया गया। लेकिन 74 जो अमेंडमेंट आया था वो नगर पालिका से संबंधित था, यानी शहर के स्तर पे शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित था, जिसमें भाग 9A जोड़ा गया था। कौन सा भाग जोड़ा गया था, 9A, और अनुसूची 12 जोड़ी गई थी और इसके तहत शहरी स्थानीय स्वशासन को या निकाय को या नगर पालिका को 18 विषय प्रदान किए गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी है 74 संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। देखिए लिख रहा है, अगला क्वेश्चन है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ रहा है कि एसिड रेन किससे होती है। एसिड मतलब अम्ल, और बारिश में जब एसिड मिल जाता है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। इसके लिए दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं, एक तो होते हैं सल्फर के ऑक्साइड और एक होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो आपको देख लीजिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड गलत, नाइट्रोजन तो दिया है लेकिन ये मोनो ऑक्साइड दिया है, और जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, नाइट्रोजन देखते ही मार के आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए। जो क्वेश्चन सामान्य भाषा में सरल होते हैं वो हमेशा गलत हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गलत होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे मिला आपको सही आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों ही दे देता है तो आपके दोनों ऑप्शन मान लिए जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए डिटेल से पढ़ लीजिए। कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में नमी को सोखने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्ल राज जिसको हम कहते हैं इसका निर्माण करती है, और यही वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर अम्ल वर्षा अर्थात एसिड रेन का निर्माण करती है, और जिसके द्वारा भवनों की ईंट से परत दर परत लाल पाउडर जैसा निकलता जाता है। जैसे मथुरा के जो तेल शोधक कारखाना है वहाँ से निकलने वाली गैस से सल्फर डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में पहुंच रही है, जिससे मथुरा के निकट आगरा में जो ताजमहल है वो भी जो है कि कहीं ना कहीं क्षरित हो रहा है, यानी कि खराब होता जा रहा है। इसलिए आप अगर आगरा के ताजमहल की लोग 25 से 30 साल पहले की फ़ोटो देखेंगे तो बहुत शाइनिंग थी उसमें, और आज की अगर आप फ़ोटो देखेंगे 30 साल बाद की तो लगभग आप देखेंगे धीरे धीरे आगरा के ताजमहल में कुछ मतलब ब्लैकपन आ रहा है, कालापन आ रहा है। उसकी जो संगमरमर है उसकी जो खूबसूरती थी, चिकनापन था, चमक थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 138 क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है, यानी रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ जो कि एक तरीके से A.V. डायसी साहब की पुस्तक भी है। A.V. डायसी साहब की पुस्तक है जो ब्रिटिश विचारक थे। तो हम यहाँ से क्या आंसर निकालेंगे कि इंग्लैंड से लिया गया है। आइए हम और समझते हैं। विधि का शासन विचार इंग्लैंड से लिया गया है, लेकिन इसी के साथ साथ हमने ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन लिया है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा को हम नॉमिनेट करते हैं। विधि का शासन आर्टिकल 14 कहता है मंत्रिमंडलीय प्रणाली,
एकल नागरिकता, यानी हम भारत के नागरिक कहलाते हैं, हम उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के नागरिक नहीं कहलाते हैं। हमारे पास जो वोटर आईडी कार्ड होता है, आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें साफ साफ लिखा होगा मतदाता पहचान पत्र भारत सरकार, उसमें किसी राज्य सरकार का मेंशन नहीं होता है, क्योंकि हमें जो नागरिकता मिलती है, हमें एकल नागरिकता मिलती है अपने देश के नाम से। द्विसदनीय प्रणाली होती है, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध हमने ब्रिटिश जो संविधान है वहां से ग्रहण किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 139 की ओर चलते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। अधिसूचना कौन जारी करता है, इसका तो सही जवाब होगा भारत का निर्वाचन आयोग। देखिए पढ़ते हैं इसको। आर्टिकल 324 के तहत ये कहा गया है कि भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी और एक स्वतंत्र निकाय है, यानी इसकी कार्यप्रणाली में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह संवैधानिक तरीके से अपने कार्यों को पूरा करता है। यह आयोग संसद के, राज्य विधानमंडल के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक नामावली तैयार करता है और निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण करता है, निर्देशन देता है और नियंत्रण भी करता है। तो ये सारे काम जो है कि इसी के द्वारा किए जाते हैं। तो यही अधिसूचना जारी करता है। अब 140 क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? भाई जब लोकसभा की पहली कार्यवाही जब शुरू होती है तो उसको हम सामान्यतः प्रश्नकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं, जिसमें सामान्यतः जो है कि जो संसद के सदस्य होते हैं वो सरकार से या मंत्री से कुछ प्रश्न पूछते हैं और जिसका जवाब उन्हें देना होता है लिखित रूप में या फिर अलिखित रूप में, मौखिक रूप में जिसे हम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। बस 8 से 9 क्वेश्चन और हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? शब्द में ही लिखा हुआ है कि वर्षा का जो जल होता है उसको संग्रहित करने की प्रक्रिया अच्छी मानी जाती है। उससे क्या होगा, क्या प्रयुक्त जल का संग्रह करना है और भंडारण, या वर्षा के जल का जमाव और भंडारण, या पानी का वितरण, या कोई नहीं। तो देखिए, एक हम गड्ढा वगैरह खोद लेते हैं खेतों में या घरों के आसपास, जहाँ पे वर्षा के जल का क्या होता है, जमाव होता है, जमता जाता है, वहाँ पे पानी बहुत अधिक मात्रा में आता है और उसी का हम भंडारण करके वहाँ से हम सिंचाई के लिए या किसी भी छोटे मोटे कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो स्वच्छ पानी होता है उसकी बचत भी होती है और वर्षा के पानी का एक महत्वपूर्ण उपयोग हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम आगे भी चलते हैं। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित होते हैं? देखिए, भारत में गैंडों को संरक्षित करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में पाया जाता है, लेकिन वहीं मानस नेशनल पार्क भी है। लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे, कितने सींग वाले? एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है पूरे भारत में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क बी। देखिए यहाँ लिखा भी है कि इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करेंगे। कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो देखिए, ऊर्जा प्रवाह का मतलब क्या होता है? इसमें होता है एक तरीके से कि सबसे अधिक ऊर्जा, मान लीजिए 100% हमने ग्रहण की तो आगे जाएगी 10%, फिर उसके बाद 1%। इस तरीके से ऊर्जा लगातार घटते हुए स्वरूप में जाती है। यानी जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, पौधों के पास भोजन बनता है, वो अपने लिए 100% ऊर्जा में से क्या करते हैं, 90% यूज करते हैं और 10% अगली पीढ़ी के लिए या अगली जो है कि जो एक तरीके से उस पर निर्भर होते हैं उपभोक्ता के लिए भेज देता है। तो इस तरीके से हम 10% का नियम भी इसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होंगे, उत्पादक होंगे। तो आप देखिए उत्पादक यहाँ है और यहाँ है, तो बी कट गया, डी कट गया। अब देखिए उत्पादक के बाद क्या आएगा, उसके ऊपर उपभोक्ता आएगा। उत्पादक कौन होता है? पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं, हरी वनस्पतियां होती हैं, उन पे निर्भर कौन होता है? मानव निर्भर होता है। मनुष्य, जंतु, जानवर, पक्षी ये निर्भर होते हैं, तो ये उपभोक्ता कहलाते हैं। और जब यही मानव, पशु, पक्षी, जंतु, जानवर जब मर जाते हैं तो जो अपशिष्ट के रूप में बचता है वो जो है कि कौन करता है? अपघटक, उनको मतलब तोड़ तोड़ के विखंडित करके कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपने लिए पोषण भी प्राप्त करता है और उसका पुनर्चक्रण भी कर देता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्पादक के बाद उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। तो आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, यानी पहले उत्पादक के पास होगी, फिर उपभोक्ता के पास जाएगी, फिर अपघटक के पास जाएगी।
ऊर्जा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ अर्थात शाकाहारी की तरफ, प्राथमिक से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ अर्थात मांसाहारी की तरफ, और फिर द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ अर्थात सर्वाहारी की तरफ जाती है। और इसमें प्रत्येक स्तर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। इसको ध्यान दीजिएगा, बढ़ती नहीं है, घटती है। और इसको 10% का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि आगे वाले जो निर्भर होते हैं, जो हम पे उपभोक्ता निर्भर होते हैं, उनको हम 10% ही केवल ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करेंगे। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? इससे पहले ही मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है, और जबकि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही एसिड रेन अर्थात अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर लिए जाने के कारण वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जिसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और अगर हम बात करें सर्वाधिक योगदान देने वाली गैसों में, तो देखिए नंबर 1 पे होता है जलवाष्प, जो 36 से 70% होती है। लेकिन जलवाष्प सामान्यतः हमारे लिए हानिकारक नहीं होती है, वो वर्षा के रूप में बदल के जमीन पे वापस आ जाती है, इसलिए जलवाष्प हानिकारक नहीं होती है। अगर जलवाष्प वायुमंडल में कम होगी तो वर्षा की मात्रा भी कम हो जाएगी, और वर्षा की मात्रा कम होगी तो खेती किसानी जो होती है वो सूख जाएगी और ज़मीन पे पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए हम ग्लोबल वार्मिंग में जलवाष्प को उतनी हानिकारक गैस नहीं मानते हैं, लेकिन मात्रा के रूप में सबसे अधिक जलवाष्प है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है और ओजोन है। मीथेन की अगर हम बात करें तो धान के खेती में जो पानी वगैरह होता है वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है, समुद्र की गहरी तली पर भी मीथेन गैस निकलती है, और जो जानवर, जो गाय या भैंस जब चारा खा लेते हैं और जो जुगाली करते हैं, अपने खाने को पचाते हैं, तो उसमें जो उनके मुंह पे जो झाग होता है उससे भी मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 की बात करते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? यानी ये हरित लवक की बात कर रहा है, क्योंकि कई प्रकार के लवक होते हैं। एक होता है वर्णी लवक जिसमें रंग होते हैं, और एक होता है अवर्णी लवक जिसमें रंग नहीं होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है वर्णी लवक के अंतर्गत जो हरित लवक होते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का रंग क्या होता है? हरा होता है। आइए यहाँ देख लेते हैं। क्लोरोफिल वर्णक के कारण पौधों का रंग हरा होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तत्वों का समावेश होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हरा रंग आवश्यक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 पर चलते हैं हम लोग। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, या सभी। तो आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ऐसी कौन सी मानवीय गति है जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो सामान्य भाषा में जानिए, आप कोई भी गतिविधि करेंगे उससे कहीं ना कहीं आपके मौसम पे, आपके वायुमंडल पे प्रभाव पड़ेगा ही, चाहे वो सकारात्मक हो या फिर वो नकारात्मक हो, और उससे क्या होगा? जलवायु परिवर्तन भी होगा। तो हमसे तो यहाँ पूछ रहा है कि सकारात्मक होगा या नकारात्मक, ऐसा तो कुछ नहीं है। सीधा पूछ रहा है कि भाई परिवर्तन क्या होता है, तो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो हम दोनों को इंक्लूड जब करेंगे तो हमारे लिए उपयुक्त सभी आंसर सही माना जाएगा। देखिए यहाँ लिख रहा है वन उन्मूलन यानी कि वनों को काटना या वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप और अन्य गतिविधियों में जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि, एरोसोल कैन का उपयोग करना, ये सारे के सारे जो है कि जलवायु परिवर्तन में योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जेट्रोफा, कैंडलनट ट्री, कॉपर लीफ या सर्पगंधा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेट्रोफा, क्योंकि जब हम डीजल की लगातार डिमांड हो रही है कि जीवाश्म ईंधनों का जो है कि कम उपयोग किया जाए, तो हम डीजल के लिए एक विकल्प तैयार कर रहे हैं, बायोडीजल। बायो का मतलब हो गया यहाँ पे जैविक घटक को अगर हम मिलाकर अगर हम डीजल तैयार कर लेते हैं तो हमारे लिए डीजल की जो निर्भरता जैविक मतलब जीवाश्म ईंधनों पर है उससे निकलकर जैविक घटक पे आ जाएगी। इसीलिए हम जेट्रोफा की खेती पर लगातार फोकस करती है हमारी सरकार, जिससे हम बायोडीजल का निर्माण कर सकें और जीवाश्म ईंधन
पे जो है कि निर्भरता को कम कर सकें। तो आइए और जानकारी लेते हैं कि जेट्रोफा, करंजा, नाग चंपा, नीम, देखिए नीम भी इंपॉर्टेंट है, ये बायोडीजल के उत्पादन में प्रयुक्त होने प्रमुख वनस्पतियां हैं। जेट्रोफा या रतन ज्योत, इसका दूसरा नाम है रतन ज्योत, और यूफोबिएसी कुल का जो है कि द्विबीजपत्री पौधा होता है, द्विबीजपत्री पौधा होता है, और इसके बीजों से ही बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, अर्थात केमिकल रिएक्शन करा के। अगला क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों की रानी किसको कहा जाता है? भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, पवित्र भी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम ऑसिमम सेक्टस है। अब आप समझ गए होंगे कि ये किसके लिए कहा जा रहा है? तुलसी के लिए, क्योंकि देखिए अजवाइन का जो फूल होता है इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, रोजमेरी का कोई धार्मिक महत्व नहीं है, धनिया एक सब्जी कहलाती है, तुलसी का हम विष्णु जी की पत्नी के रूप में हम तुलसी जी को स्वीकार करते हैं, तुलसी की पत्ती को हम चाय के काढ़े में भी डालते हैं, पूजा पाठ में भी उसका यूज होता है, यानी हिंदू धर्म में उसका बहुत महत्व है। और इसका वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करेंगे तो ऑसिमम सेक्टम हो जाएगा। चलिए 149 की बात करेंगे, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आसुत जल, ताज़ा जल, नल का पानी। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि इसमें बहुत सीधा आंसर दिया होता है पीने योग्य पानी। भाई ताज़ा जल तो किसी प्रकार का हो सकता है, लेकिन क्या वो पीने योग्य होगा या नहीं, ये तो डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि ताज़ा जल आप निकाल के लाए, अब पता नहीं वो गंदा होगा तो कैसे कोई पी लेगा, फिर आप उसको गर्म करेंगे, या टंकी से पानी आ भी रहा है, नल का पानी, पता नहीं उसमें रेत आ रहा है, कचरा आ रहा है, क्या आ रहा है। तो सामान्य भाषा में जो पीने योग्य पानी होगा उसी को हम पीने के लिए सुरक्षित समझेंगे। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, जो कि भोपाल कहाँ पे दोस्तों? एमपी में है, वो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसको हम क्या कहते हैं शॉर्टकट में? MIC कहते हैं। क्या कहते हैं? MIC। अब जरा इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और जान लीजिए, आपसे पूछा जाता है कि 1986 में एक चेरनोबिल नाम की घटना हुई थी। किस नाम की घटना हुई थी? चेरनोबिल। तो चेरनोबिल क्या है? आज के यूक्रेन का एक पार्ट है। यूक्रेन एक देश है जो 1991 के विखंडन से पहले रूस का पार्ट हुआ करता था, USSR का, यानी सोवियत संघ का। यूक्रेन एक देश हुआ मतलब एक पार्ट होता था रसिया का, जो आज एक स्वतंत्र देश है, और यहाँ पे चेरनोबिल नाम की एक जगह आती है। तो यहाँ पर भी 1986 में भोपाल गैस त्रासदी की तरह चेरनोबिल गैस त्रासदी हुई थी, और इसमें भी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का ही रिसाव हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है अगले प्रश्न में कि चेरनोबिल गैस त्रासदी किस गैस से संबंधित है या किस वर्ष हुई थी, क्योंकि यह इसी से संबंधित था, मिथाइल आइसोसाइनेट से, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको बता दिया है। चलिए आगे तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है हमारी पसंद आ रही होगी, और इसी तरीके की आप प्रीवियस ईयर पेपर यूपी टेट के, सी टेट के, या आप किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि यूपी TGT PGT जो प्रवक्ता की वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए भी हम जल्दी ही प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।